हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज को जो वीडियो है ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं अपने दो पर्सनल फेवरेट राइटर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। एक तरफ है डॉस्टोवस्की और दूसरी तरफ है गार्सिया मार्केस। ये दोनों मेरे पर्सनल फेवरेट राइटर्स हैं और इन दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है और मुझे अच्छा लगता है कि इनके बारे में मैं डिस्कशन करूँ। तो जो मेरे पास इंसाइट्स हैं, जो मैंने इनके वर्क को पढ़ा है आज तक, जितने भी सालों का मेरी मेहनत रही है, तो ये मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स देने की। और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं कंटेंट सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ना बनाऊं, मैं कंटेंट इसलिए बनाऊं ताकि उससे आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकें, कुछ उसमें अलग हो। मेरी कोशिश है हर मेरा वीडियो अलग हो, सेम चीज़ मैं रिपीट ना करूं, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट मैं बाद में बनाता हूं, पहले मैं अपने लिए बनाता हूं। क्योंकि अगर मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा ना, मुझे खुद लगेगा ये वैल्यूएबल नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, तो मैं उसे बनाऊंगा ही नहीं। सो आई क्रिएट कंटेंट फर्स्ट फॉर माई सेल्फ देन फॉर द व्यूअर्स, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको अच्छा बनाऊं, क्रिएटिव बनाऊं। और आपको कुछ, जब आप टाइम स्पेंड करते हो, आप मुझे देखते हो, तो आई बिलीव कि आपका टाइम वैल्यूएबल है। तो आपको कुछ डेफिनेटली आप कुछ अपने घर पे लेके जाओ, कुछ इंसाइट्स निकाल के जाओ यहाँ से, वीडियो से। तो हम कंपेयर करेंगे दो लिटरेरी जाइंट्स को, डॉस्टोवस्की और मार्केस को। तो पहली चीज़ बात करते हैं, डॉस्टोवस्की किस चीज़ के लिए फेमस है। अगर हम बात करें किस चीज़ के लिए फेमस है, डॉस्टोवस्की ज़्यादा फेमस हैं अपनी साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल इंसाइट्स के लिए। और स्पेसिफिकली जितना मैंने समझा डॉस्टोवस्की को, डॉस्टोवस्की मर्दों के अंदर क्या चलता है इसको ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं। मेन के अंदर क्या मोनोलॉग चलता है, इनर मोनोलॉग क्या चलता है, इसको डॉस्टोवस्की बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करते हैं। ये कैसे, मैं आपको बात बोल रहा हूँ। क्राइम एंड पनिशमेंट डॉस्टोवस्की की है, वहाँ पे एक कैरेक्टर है रश्कोलनिकोव। तो जब वो अकेले में होता है, जब वो लेडी का मर्डर करने जा रहा होता है, उसमें एक मर्डर है कहानी में, तो क्राइम करने जा रहा होता है, तो उससे पहले वो क्या सोच रहा है, उसके बाद में वो क्या सोच रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से डॉस्टोवस्की जो उसके अंदर के थॉट्स हैं, जो अकेला है बिल्कुल, तो ये डॉस्टोवस्की बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं। और खाली यही नहीं, ब्रदर कामजोव में आप देखिए, जो इवैन है, जो एलेक्सी हैं, ये भी इनके अंदर क्या चल रहा है पूरे टाइम, मतलब हमेशा क्या सोच रहे हैं, इसको डॉस्टोवस्की बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं। पर जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे कमी है। डॉस्टोवस्की के वर्क में आपको जो मोनोलॉग मिल रहे हैं, इनर मोनोलॉग, वो सारे के सारे उसमें जो कैरेक्टर हैं वो मेल हैं, फीमेल कैरेक्टर्स नहीं हैं। फीमेल कैरेक्टर्स के अंदर क्या चलता है, उनके इनर मोनोलॉग क्या हैं, ये मुझे लगता है यहाँ पे डॉस्टोवस्की उतने ब्रिलियंटली कैप्चर नहीं कर पाते। कैप्चर करते हैं, कोशिश करते हैं वो, बट उतने मैंने देखा है जो उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं, वो उतने उनके इनर वर्ल्ड को वो नहीं दिखा पा रहे, उनके इनर वर्ल्ड को नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे आपको जो गार्सिया मार्केज हैं, ये जीतते हुए दिखाई देते हैं। ही ट्रम्प्स ओवर डॉस्टोवस्की। आप गार्सिया मार्केज की किताब पढ़ें, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, वो मैंने अपने चैनल पे कवर किया डिटेल में। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो उसको देख सकते हैं। तो उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है फर्मिना के हस्बैंड की डेथ हो गई है, अभी वो उसकी डेड बॉडी को दफना के आई है, ठीक है, फ्यूनरल में होके आई है। तो जब वो उस रात को घर पे आई है, तो आज जब वो बिस्तर पे सोएगी, तो आज उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है। पूरी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ सोई है, बट आज हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अब वो रात को उस दिन क्या सोचती है, वो उसको कैसे, उस लॉस को कैसे महसूस करती है, उसके अंदर क्या चलता है। आप सोचिए, वो करवट लेती है, वो हाथ रखती है बिस्तर पे, तो आज उसका हस्बैंड नहीं है वहाँ पे। तो जो लॉस की जो फीलिंग है उसको कैसे शेक करती है फर्मिना को अंदर तक, ये गार्सिया मार्केस बहुत खूबसूरती से टैकल करते हैं। तो ये एक है। दूसरा, जैसे गार्सिया मार्केस की जो लास्ट नॉवल थी अंटिल ऑगस्ट, उसमें एक जो फीमेल कैरेक्टर है, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर, वो अपनी नॉर्मल जो उसकी लाइफ होती है ना, वहाँ से जो शी इज़ मैरिड, तो साल में एक दिन अक्टूबर के महीने में वो अपने उस लाइफ को छोड़ के दूसरे एक आइलैंड पे जाती है। पानी होता है बीच में, पानी में वो एक शिप से जाती है, फेरी से जाती है, और फिर एक दूसरे आइलैंड पे जाती है। दूसरे आइलैंड पे वहाँ जाके अगस्त के महीने में वो एक तो अपनी उसकी मदर की कब्र वहाँ पे होती है, उनको जाके रिस्पेक्ट पे करती है, और दूसरा वो वहाँ पे एक रात हमेशा एक सीक्रेट लवर के साथ बिताती है। तो उस टाइम पे उसके अंदर क्या चलता है, ये बहुत अच्छे से, व्हेन शी इज़ विद दैट सीक्रेट लवर, तो उससे मिलने से पहले, उसके बाद, आफ्टर दे मेक लव, उसके अंदर क्या चलता है
ये गार्सिया मार्केस कैप्चर करते हैं बहुत ब्यूटीफुली। और जब वो रेडी भी होती है, मतलब आप सोचिए छोटी छोटी चीज़ों की बता रहा हूँ आपको, वो जो फीमेल कैरेक्टर है जब वो रेडी हो रही है तो कैसे अपने बाल बना रही है, कैसे वो अपना पर्स लेती है, कैसे पर्स टांगती है, कैसे वो सैंडल पहनती है, कैसे वो आईलाइनर लगाती है, कैसे वो जो मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस है और जो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सारे के सारी गार्सिया मार्केस बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर करते हैं। तो जब विमेन कैरेक्टर की बात आएगी, फीमेल कैरेक्टर्स की बात आएगी और स्पेशली जब उनके इनर वर्ल्ड की बात आएगी तो गार्सिया मार्केस साफ साफ, एटलीस्ट जो मुझे लगा, ही इज़ वे मोर डिटेल्ड, ही इज़ वे मोर एलैबोरेटिव दैन डॉस्टोवस्की। डॉस्टोवस्की यहाँ थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि उतना 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर पा रहे। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न क्या है? रीज़न है डॉस्टोवस्की की पर्सनल लाइफ। एक बात हमेशा याद रखिए, एक राइटर जो होता है ना, उसकी लाइफ में लिखने के 3 सोर्सेज होते हैं। कहाँ से लेता है वो इन्फॉर्मेशन? पहला होता है उसकी पर्सनल लाइफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्सनल लाइफ का मतलब है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, जो वो खुद अपने पूरे पर्सनैलिटी में, पूरे बीइंग में अपने, ठीक है, पूरे अपने अस्तित्व में उसको महसूस करता है। तो पहली चीज़ ये है उसकी पर्सनल लाइफ, सोर्स उसका लिखने का। सेकंड होता है जो न्यूज़ में देखता है, न्यूज़ में सुनता है, किताबों में पढ़ता है, या अपने आसपास देख रहा है, अड़ोस पड़ोस में देख रहा है, जो अपने शहर में देख रहा है, दुनिया में देख रहा है, दूसरों के एक्सपीरियंस से। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक ज़िंदगी आपकी इतनी बड़ी नहीं है कि सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेंगे, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सेकंड सोर्स हो गया राइटर का। तीसरा होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, एक अच्छा राइटर होगा उसकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होगी, नहीं तो वो अच्छा राइटर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा है इमेजिनेशन। अब यहाँ पे आप कह सकते हो गॉड गिफ्ट है, डिवाइन का एक गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, बट इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रेट राइटर अगर आपको बनना है तो ये 3 सोर्सेज हैं। पर इसमें मेरा अपना ये मानना है, ठीक है, कि ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, इसका बहुत स्ट्रांग रोल है, इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। अब ये राइटर टू राइटर डिपेंड कर सकता है, किसी की लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा पावरफुल होगा, किसी की लाइफ में इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल होगी, किसी की लाइफ में जो दूसरों वाले एक्सपीरियंस हैं, जो एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। बट मेरा अपना ये मानना है कि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे को लगता है इन दोनों पे वो भारी पड़ जाता है पर्सनल, ठीक है। और इनफैक्ट जब आप लिखते हो तो तीनों का कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो डॉस्टोवस्की की जो पर्सनल लाइफ थी उसमें विमेन को लेके मुझे लगता है कि उनका बहुत कलरफुल एक्सपीरियंसेस नहीं है, मतलब बहुत ही मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब बहुत ब्लैक एंड वाइट टाइप के। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं है जब मैंने उनकी पर्सनल लाइफ भी पढ़ी है कि वो बहुत ज़्यादा विमेन के टच में रहे हैं। शादी उनकी हुई है, 2 शादियाँ हुई हैं। पहली वाइफ से वो इतना ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड नहीं थे। जब उनकी इनफैक्ट तबीयत भी ख़राब थी तो उस टाइम पे वो उनका एक अफेयर चल रहा था एक्स्ट्रा मैरिटल डॉस्टोवस्की का पॉलिना के साथ, जिसके साथ में वो यूरोप में घूम रहे थे, ठीक है। उनकी वाइफ रशिया में थी, वो यूरोप में घूम रहे थे। तो उसका नाम था पॉलिना, जिसके साथ उनका अफेयर था डॉस्टोवस्की का। अब ये चीज़ देखिए, एक चीज़ और, जो सेकंड वाइफ आई थी वो, उससे उनका इमोशनल बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट उन्होंने बहुत हेल्प किया है डॉस्टोवस्की को, क्योंकि डॉस्टोवस्की को गैम्बलिंग की आदत थी, ठीक है। वो सट्टा खेलते थे बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से मतलब एक तरह से वो बहुत बार उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया था। लेकिन सेकंड वाइफ जो उनकी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉस्टोवस्की को बहुत बार इसको बचाया था डॉस्टोवस्की को। उसके ऊपर एक उनकी किताब भी है, गैम्बलर्स वाइफ करके, बहुत अच्छी किताब है, तो उसमें इसके बारे में पूरा डिस्कशन है। खैर अब मेन बात पे आते हैं। तो विमेन के साथ जो इनका जो रिलेशनशिप है, तो मैंने बताया वाइफ, 2 वाइफ है और ये है पॉलिना। लेकिन जो इनकी कहानियाँ हैं, आप देखेंगे कहानियों में पॉलिना का जो कैरेक्टर है वो हमेशा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? और आप ये भी देखेंगे कि इनकी कहानियों में जो फीमेल कैरेक्टर हैं वो बड़ी डोमिनेटिंग है और मैन सबमिसिव सा दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आप देखिए इनकी कहानी है ब्रदर कामज़ोब, उसमें जो गुरुशेन का है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बंदी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है अगर आप देखेंगे गुरुशेन का को। और सेम जैसे कि इनकी जो इडियट है, इडियट में जो नस्तस्या है, नस्तेन का है, आई थिंक, माइट भी, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए। तो इडियट में भी जो सेंट्रल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर है, वो बड़ी, आप देखें, शी इज़ वेरी वाइल्ड, वेरी अनटेम्ड और बड़ी फियर्स है, ठीक है। क्यों? और बड़ी फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ है। क्यों ऐसे कैरेक्टर हैं गुरुशेन का और नस्तेन का, ये ऐसे कैरेक्टर उन्होंने क्यों बनाए हैं? क्योंकि जो पॉलिना थी, जिससे वो रिलेशनशिप में थे डॉस्टोवस्की, वो खुद ऐसी थी, वो खुद बड़ी फ्री स्पिरिटेड और बड़ी इंडिपेंडेंट और बड़ी वाइल्ड काइंड ऑफ विमेन थी, ठीक है। और वो डोमिनेटिंग थी,
डॉस्टोवस्की बहुत सबमिसिव रहते थे, मतलब उनके आगे डॉस्टोवस्की चल नहीं पाती थी। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था जब इनकी बायोग्राफी है, 1000 पेज की इनकी बायोग्राफी है डॉस्टोवस्की की, काफ़ी लंबी बायोग्राफी है, साल लगे मुझे पढ़ने में बहुत। और इनफैक्ट पर्सनल लाइफ थोड़ा उसमें कम है, उसमें सोशल और उनकी कल्चरल लाइफ और जो लिटरेरी इन्वायरमेंट था उनके आसपास पॉलिटिकल वाला और पूरा वो सब उसमें ज़्यादा है वो। और उन्होंने क्यों लिखी हैं किताबें उसके वो अलग अलग एंगल से, खैर वो एक अलग मैटर है, उस पर कभी अलग बात करेंगे। तो मेन बात ये है कि जो पॉलिना के साथ एक उसमें इंसिडेंट, एक मेंशन था, चैप्टर था टॉर्मेंटेड लवर, इस टाइप से कुछ है। तो उसमें दिखा था कि ये यूरोप में एक कमरे में, एक घर में रुके हुए थे, तो उस घर में एक कमरे में पॉलिना थी। तो पॉलिना उनको बोलती है कि तुम रात को इस कमरे में मेरे साथ मत रुको डॉस्टोवस्की, तुम जाके दूसरे कमरे में रुको, अपने कमरे में जाओ, वहाँ जाके सो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। अब डॉस्टोवस्की क्या होता है, बड़े बेचैन हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद आगे खड़े हो जाते हैं कमरे पे, उसके बाहर ऐसे गेट के एंट्रेंस पे। तो पॉलिना कहती क्या हुआ, मैंने बोला था अपने कमरे में जाकर सो, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। वो कहता है यार मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, थोड़ी देर मुझे यहाँ रहने दो। तो कहती है डॉस्टोवस्की तुम मानोगे नहीं क्या, तुम जाओ ना अपने कमरे। वो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो बैठते हैं, आगे उसके पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं मुझे यहीं सोने दो। तो बगल में उसके वहाँ पे जब पॉलिना के बगल में जो बेड पे वो लेटते हैं तब उनको सुकून सा मिलता है। लेकिन पॉलिना उनको बार बार बोलती है कि यहाँ से उठ के चले जाओ, तुम जाओगे तब मैं सो पाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो उठ के जाते हैं। तो आप ये देखिए वो डोमिनेट कर रही है, वो उसको रिलेशन को चला रही है, ही इज सबमिसिव, डॉस्टोवस्की इज सबमिसिव। तो इसीलिए आप देखेंगे वो उन्होंने एक्सपीरियंस ऐसा किया था कि उनकी फीमेल कैरेक्टर्स जो बना रहे हैं कहानी में, फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा पावरफुल है, दे आर मोर डोमिनेटिंग, मोर फ्री स्पिरिटेड, ठीक है, वो ज़्यादा अनटेम्ड है। और जो मैन है वो टेम्ड है, मैन सबमिसिव है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में डॉस्टोवस्की ऐसी थे, वो एक्सपीरियंस था उनका। अब लेकिन अब जरा इसको कंपैरिजन करो मार्केस से। मार्केस बहुत कलरफुल बंदे हैं, ठीक है, वुमनाइजर कहना ठीक नहीं है वर्ड, लेकिन ही वॉज कलरफुल, उनका एक्सपीरियंस है मल्टीपल वुमेन का, इसलिए जो कहानियों में करेक्टर बनते हैं उनको वो भी वैसे बनते हैं। चाहे फ्लोरेंटिनो ले लो, ठीक है, और फ्लोरेंटिनो चलो उनका जो करेक्टर है उनके फादर के उससे इंस्पायर्ड ज़्यादा है, बट इन जनरल भी आप देखोगे, चाहे जोस बुंदिया देख लो 100 Years of Solitude में, ही हैज़ अ कैपेसिटी, मतलब जो खुद वो ऐसे ही थे, मतलब उनके पास रेंज थी विमेन के एक्सपीरियंसेस को लेके ना, तो क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था विद मल्टीपल वुमेन, ठीक है। तो आई एम नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड, में यहाँ वुमनाइजर कहना ठीक नहीं होगा, बिकॉज कोई ऐसे डेलिबरेटली वो ऐसे कोई ऐसे आई डोंट थिंक वो सीक आउट कर रहे थे, बट एक ही हैड दैट पर्सनैलिटी, ठीक है। वो आदमी के अंदर ही चार्म होता है, आप उसे ला नहीं सकते अपने अंदर कि आप सोचें कि मैं उसको ले आऊँगा अपने अंदर, नहीं ला पाओ। जितना मर्जी आप वीडियोज़ देख लो, सेल्फ हेल्प कर लो, यू कैन नॉट डू दैट, you have that in you, you're born like that, those men are built like that, ठीक है, वो जेनेटिकली ज़्यादा होता है। अब क्या है कि इसमें मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, तो जो डॉस्टोवस्की हैं, ठीक है, आप अभी उनका कभी देखना, उनका गेटअप देखना डॉस्टोवस्की का जो गेटअप है बड़ा सिंपल सा, ऐसा लगता है जैसे कोई उसको दुनिया से कोई दारी से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड सा बंदा है, ऐसे ही कुछ भी पहन के बैठा हुआ है। फोटो देख लो आप डॉस्टोवस्की की। मार्केस को आप देखना, कभी देखना मार्केस को, मार्केस बहुत टचनी बंदा था यार, मतलब जब आप सोचे जब वो तैयार होता था ना, मैं पढ़ रहा था उनके बारे में डिटेल में, उनकी भी पढ़ता हूँ मैं मार्केस की बायोग्राफी, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है, बिकॉज देन यू गेट बेटर इनसाइट्स व्हेन यू रीडिंग द ऑथर। सुबह बंदा तैयार होकर ऐसे ही नहीं जाएगा, वो यहाँ पहले परफ्यूम लगाएगा कलाइयों पे, फिर यहाँ गर्दन पे परफ्यूम लगाएगा, फिर घड़ी वड़ी सी पहनेगा, तैयार वैयार होकर ना, सूट वूट पहन के बढ़िया सा, बिल्कुल जेंटलमैन लाइक, ही इज़ वेरी, जिसको बोलते हैं ना एक आप क्लासिक मैन बोलते हो, वैसे तैयार होकर निकलता है। तो आप देख लो, फोटोज़ देख लो आप इंटरनेट पे, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो वो उसके अंदर है, जबकि कोई बहुत रईस घर में पैदा नहीं हुआ है, वो गरीब सा था वो मार्केस। गार्सिया मार्केस की जो आप वो देखेंगे फाइनेंशियल जो उनकी वो थी, शुरू में तो बहुत मुश्किल था भाई। 100 Years जब सॉलिट्यूड लिखी थी तो पूरा घर बिक गया था, एक कमरे बंद हो गए, 1.5 साल बाद निकले थे पूरे। उस टाइम पे पैसा था नहीं, उनकी वाइफ ने पूरा का पूरा घर का फर्नीचर बेच के बड़ी मुश्किल से दाल रोटी चलाई है। एंड में पैसे नहीं थे उनके पास, किताब लिखने के बाद, किताब लिख ली ना पूरी 100 Years of Solitude, जब बेचने गए पोस्टमैन को, मतलब जो पब्लिशर को, तो उस टाइम इतने पैसे नहीं थे, तो बीवी ने बालियाँ बेची थी, तब जाके वो किताब पब्लिशर को बेच पाए अपनी, जो उनके पास स्क्रिप्ट थी, मैन्यूस्क्रिप्ट। तो बहुत वो तो गरीबी में रहे। आप बोलोगे ये तो बहुत पैसे वाले थे इसलिए ऐसे थे, नहीं भाई, वो आदमी के अंदर होता है, शुरू से ही होता है आदमी के अंदर, मनी उसको एम्पलीफाई कर देता है, बट वो ट्रेट आपके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि जेनेटिक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, दे आर बिल्ट लाइक दैट, ठीक है। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का रोल आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट आपको शेप अप करता है, एनवायरनमेंट आपको एम्पलीफाई कर देगा, बट अंडरलाइन वो जीन्स का रोल रहेगा। मतलब व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड दे आर बिल्ट लाइक दैट, वहाँ जेनेटिक्स ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब
क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये आपको समझ में आता है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि मार्केस की पर्सनल लाइफ में वो ऐसे थे, ही वॉज वेरी वेरी कलरफुल, दिस वॉज द रीज़न, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वुमेन को लेके इन कंपेरिजन टू डॉस्टोव्स्की। ही इज़ पॉलीक्रोमेटिक, ही इज़ मोनोक्रोमेटिक, वो खाली ब्लैक एंड वाइट में थे डॉस्टोव्स्की, इनके पास बड़े सारे रंग हैं, ठीक है, रेनबो काइंड ऑफ है, तो इसलिए इनकी जो राइटिंग्स है उसमें वुमेन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, डिपिक्ट कर पाते हैं। तो ये हो गया पहला। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, रियलिज्म पे। डॉस्टोव्स्की का जो वर्क है वो रियलिज्म है। रियलिज्म मतलब कि जैसी दुनिया है मैं वैसा ही उसको दिखा रहा हूँ, मैं उसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा, जैसा है वैसे ही दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे कि फादर जोसेमाय ब्रदर कामजोव में, ही इज़ अ सेंट, ठीक है, सेंट है और उनके पास प्रिडिक्टिव पावर्स है, फ्यूचर को देख पाते हैं, तो उसमें कहानी में कैरेक्टर है उसके फ्यूचर को देख लेते हैं। तो जो फादर जोसेमाय, जब उनकी डेथ होती है तो ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ सेंट, और ये मानते हैं कि सेंट जो होते हैं उनकी डेड बॉडी में से स्मेल नहीं आती, स्टिंक नहीं करती डेड बॉडी, जो कि एक आम इंसान की करती है, कुछ टाइम बाद भाई बायोलॉजिकल फिनोमेना करेगी। अब तो होता क्या, जब उसमें कहानी में दिखाया है ब्रदर कामजोव में, जब फादर जोसेमा की डेथ हो गई है, उनकी डेड बॉडी पड़ी है, तो लोगों को लग रहा है कि इसमें से सब कह रहे हैं तो सेंट है, तो इसमें स्मेल आएगी नहीं, खराब स्मेल नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से उसमें स्टार्ट स्टिंकिंग, उसमें बदबू आने लगती है, डेड बॉडी है तो गलेगी तो है ही। तो और डॉस्टोव्स्की ने वो लिखा है, भैया ऐसा हुआ है, भले ही उनको सेंटली फिगर दे, बट फिर भी जो बायोलॉजी को अपना तरीका चला रही है, बायोलॉजी डिफरेंस नहीं कर रही, नेचर डिफरेंस नहीं कर रहा, चाहे सेंट हो चाहे सेन हो, बॉडी दोनों की गलेगी, दोनों में सही स्मेल आएगी। डॉस्टोव्स्की ने दिखा दिया, रियलिज्म है। और कुछ टाइम बाद लोग वहाँ जो इकट्ठे हुए इतने परेशान हो गए कि खिड़कियाँ खोलते हैं, तो ये डॉस्टोव्स्की है, रियलिज्म दिखा रहे हैं। लेकिन जो गार्सिया मार्केज हैं वो रियलिज्म नहीं दिखाते, वो मैजिकल रियलिज्म दिखाते हैं, वो जादू ऐड करते हैं। वो जादू कैसे ऐड करेंगे, वो दिखाएंगे अगर सेंट है तो जब आपने सेंट को अपने कॉफिन में रखा हुआ है, और जब आप उसमें दिखाएंगे कुछ टाइम बाद जब वापस उनकी बॉडी को निकाला जा रहा है, मान लीजिए किसी भी एक कहानी में उनके ऐसा कई बार हुआ है कि जहाँ पे कॉफिन में से एक वो कैरेक्टर है उसको हमने वापस निकाल दिया है, कहानी में कई बार हुआ है ऐसा, ठीक है, तो उसमें से खुशबू आती है, खुशबू आ रही है, तो दिस इज, वो खुशबू क्यों आ रही है, वो सिर्फ इसका एक सिंबॉलिज्म है कि वो जो बंदा है वो सेंट है, प्योर है, इनोसेंट है। तो अब ये क्या है, ये मैजिकलिज्म रियलिज्म है, मैजिक डाल दिया, एग्जैजरेशन कर दिया, कहानी को एग्जैजरेट करा, समझ गए। तो ये है गार्सिया मार्केस, वो रियलिज्म तो है उसके अंदर, पर मैजिक भी ऐड किया है ताकि आप कहानी में जुड़े रहें, आपको मजा आए, ठीक है, तो मैजिक ऐड करते हैं गार्सिया मार्केस, ठीक है। तो फादर ऑफ मैजिकल रियलिज्म बोला जाता है इनको। खैर ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही मैजिकल रियलिज्म यूज़ किया, पहले भी इनसे करते आए हैं लोग मैजिकल रियलिज्म, लेकिन ये टर्म है ये ज़्यादा फेमस तब हुआ जब गार्सिया मार्केस ने 100 Years of Solitude लिखी थी। अब और रियलिज्म का कैसे है, जैसे कि भाई इनके कहानी में आप देखेंगे कि जैसे कि कोई मेल कैरेक्टर है, वो एंड में जब उसको फीमेल का इनकाउंटर हो रहा है या कुछ भी उसकी लाइफ में ट्रेजिक हो रहा है, तो बेचारा बड़ा परेशान है, उसको दौरे से पड़ जाते हैं। चाहे वो आप ये देखें हमारा जो इडियट में जो प्रिंस मिश्किन है उसके साथ भी यही हो रहा है, एंड में जब वो देखता है वो सब चीज़ें जो होती हैं तो उसको एक अजीब से दौरे पड़ते हैं। और ये चीज़ आपको बार बार दिखाई देगी कि उनका जो कैरेक्टर है जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, इनफैक्ट जब भी वुमेन के साथ उसका ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है तो कहीं जगह ऐसा दिखाई देता है कि उसको अजीब अजीब से दौरे पड़ते हैं, ठीक है। जब भी उसको एक हार्ट ब्रेक मिला या कुछ भी हुआ तो इस तरह से हुआ है, खाली हार्ट ब्रेक ही नहीं, मतलब खाली यहाँ हार्ट ब्रेक कहना भी सही नहीं है, जब भी कोई एक नेगेटिव एंडिंग हो रही है, कुछ ट्रैजिक हो रहा है तो उसको दौरे पड़ जाते हैं, चाहे वो प्रिंस मिश्किन हो चाहे वो इवान हो, इवान के पास डेविल आता है, उसका खुद का जो गिल्ट है, वो सब चीज़ें ब्रदर कामजोव में, तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो रियलिज्म को वैसे ही दिखा दिया ना, जैसा होता है वैसा दिखा दिया कि भैया कोई भी ट्रैजिक एक्सपीरियंस हो रहा है, बीट बंदे का खुद का गिल्ट है या बीट वुमेन के साथ उसका कोई हार्ट ब्रेक हुआ रिलेशनशिप में या वुमेन ने उसको छोड़ दिया तो उसको अजीब से दौरे पड़ने लगते हैं, ये रियलिज्म दिखाते हैं डॉस्टोव्स्की। ये ऐसा नहीं दिखाते गार्सिया मार्केस, इनका ऐसा नहीं है, ये अलग तरीके से दिखाएंगे, ये अलग तरीके से कैसे दिखाएंगे, ये मैजिक डालेंगे उसके अंदर। मैजिक कैसे डालेंगे, जैसे फ्लोरेंटिनो है, वो लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा में एक सेंट्रल मेल कैरेक्टर है, फ्लोरेंटिनो लड़की से मिलता है उसका फर्मिना से, तो इतना दीवाना हो जाता है, घर पे आके गुलाब के फूल तोड़ के खाता है, परफ्यूम पीना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये मैजिकल रियलिज्म है, समझ रहे आप, दौरे नहीं पड़े हैं उसको, पड़ तो एक तरह से दौरे ही पड़ गए हैं, इस तरह के काम कर रहा है तो लेकिन उन्होंने दौरों को कैसे दिखाया, ऐसा नहीं कि लेट गया जमीन पे दौरे पड़ गए, उसने कहा कि भैया गमले में जितने फूल हैं निकालो, तोड़ के खा लो, रात को सो रहा है परफ्यूम पी के बैठा हुआ है तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है, समंदर के पास लेटा है, बुखार है, तप रहा है, तो ये क्या है,
पढ़ा उसको भी दोहराई है, पर दिखाया उसको मैजिकल तरीके से। ट्रेजिक एंडिंग कैसे दिखाते हैं, कभी कुछ ट्रेजेडी आ गई, कुछ हो गई, तो 7-7 दिन तक बारिश ही हो रही है। 100 Days of Solitude में ऐसा है कि एक जगह दिखाया बड़ा मैसेकर हुआ है, बड़ा खून खराबा हुआ है, तो वो जो टाउन है जहाँ पे हुआ है वहाँ बारिश ही बारिश पड़ रही है, बारिश ही बंद नहीं हो रही है, 7 दिन हो गए बारिश ही पड़े जा रही है। तो ये मैजिकल रियलिज्म है। तो ये तरीका है गार्सिया मार्केस का दिखाने का, मैजिकल रियलिज्म को दिखाना, लेकिन मैजिक के साथ दिखाना है, मेरे को उसको एग्जैजरेट करना है। ये हो गया। अब तीसरा, जेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस भी दिखाते हैं दोनों ही राइटर। कैसे दिखाते हैं, डिमिट्री बनाया इन्होंने ब्रदर कामजोव में, बड़ा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग क्यों? डिमिट्री की जो माँ थी वो भी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी फिजिकली स्ट्रॉन्ग थी। माँ थी वो जो उसका हस्बैंड था उसके बाल वाल पकड़ती थी और थप्पड़ ही मारती थी अपने हस्बैंड को, डिमिट्री के फादर को, क्योंकि डिमिट्री का जो फादर है वो बंदा ठीक नहीं है, बहुत तरह से उसमें बड़ी कमियाँ हैं। ठीक है, ही इज़ इनटू डिबाउचरी, एक्सेस ऑफ एल्कोहलिज्म, और कुछ परवाह नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, मतलब ही इज़ वेरी, मतलब मॉरली वो करप्ट है बंदा। तो वो अपने हस्बैंड को मारती पीटती थी, फिजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो जो लड़का है उसका डिमिट्री, वो भी ऐसा ही है, वो भी यही कर रहा है बाप के साथ, और फिजिकली ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे असर दिखाई कैसे जेनेटिक्स पास ऑन हो रहे हैं, मतलब जो मदर है उससे वो चीज़ उसके अंदर डिमिट्री के अंदर पास ऑन हुई। सेकंड, एलेक्सी दिखाया है ब्रदर कामजोव में, ये एक और है कैरेक्टर एलेक्सी। तो उसके साथ क्या है कि जैसे उसने एक सीन देखा कि जब वो 2 साल का था तो उसकी मदर एक कमरे में है, बाहर से धूप आ रही है और मदर के सामने एक आइकॉन है मदर मेरी का। तो जो उसकी खुद की मदर हैं एलेक्सी, तो वो मदर मेरी के आइकॉन के सामने बैठ के प्रे कर रही होती हैं और उनकी ना पूरी बॉडी शेक कर रही होती है एलेक्सी की मदर की, और उन्होंने एलेक्सी को पकड़ा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, और वो एलेक्सी भी उन्होंने पकड़ा हुआ है ऐसे करके, एलेक्सी भी शेक कर रहा है। तो एक बड़ा एक अजीब सा, समझ लीजिए, एक सीन सा क्रिएट हो गया है। तो इतने में क्या होता है, जो मेड होती है घर की वो आती है, वो देखती है अरे ये क्या है, एलेक्सी है, एलेक्सी की मदर हैं, वो बिल्कुल घुटनों के बल पे बैठी हुई हैं मदर मेरी के आइकॉन के सामने, और अपने बच्चे को ऐसे खुद भी हिल रही हैं, शेक कर रही हैं, और एलेक्सी भी उनके हाथ में ऐसे हिल रहा है। तो उनको लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए एलेक्सी को। तो जो मेड होती है वो एलेक्सी को वहाँ से ले जाती है। तो वो एलेक्सी की जो मदर है वो पीछे उसको अजीब से दौरे से पड़ रहे हैं, और वो कह रही है एलेक्सी को मत लेके जाओ, एलेक्सी को मत लेके जाओ। तो जो बच्चा एलेक्सी जब बड़ा होता है तो उसके अंदर ये वाला जो एक्सपीरियंस उसका हुआ उसके अंदर ज़िंदगी भर रहता है। खैर 1 साल बाद उसकी मदर की डेथ हो गई, 3 साल का होता है उसकी मदर की डेथ हो जाती है, 2 साल की एज में उसको एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन आप देखिए इतना पावरफुल एक्सपीरियंस है कि वो ज़िंदगी भर वो स्पिरिचुअलिटी में रहता है। मैंने आपको बोला था ना, जो एलेक्सी की मदर है वो क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी मदर मेरी के आइकॉन के आगे, तो शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल। तो जो एलेक्सी है वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअल है। इनफैक्ट वो कहानी में तो ये दिखाया है कि वो मॉनेस्ट्री जाता है। ठीक है, मॉनेस्ट्री में ही जाके रहता है, बिकॉज ही वॉज इन द सर्च ऑफ डिवाइन। ठीक है, तो आप ये देखिए, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला कंपोनेंट भी है डिमिट्री के अंदर, तो फिजिकलिटी वाला पास ऑन हुआ, मदर स्ट्रॉन्ग थी तो डिमिट्री फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुआ, एलेक्सी की मदर स्पिरिचुअल बहुत थी तो वो स्पिरिचुअल बन जाता है। तो जेनेटिक्स खाली ऐसा नहीं कि खाली आपके इसमें आते हैं, फिजिकल उसमें आते हैं, आपके इंटरनल आपका कितना इंक्लिनेशन है डिवाइन की तरफ, यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी रोल प्ले करती है। यहाँ इस स्पिरिचुअलिटी में भी जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर मतलब ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो हाईली स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है किसी भी साइड में, तो वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं वो एलिमेंट पास ऑन होगा ही होगा। तो इतना इम्पैक्ट है। अब ये सेम चीज़, ये जैसे मैंने बोला जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है उसका इम्पैक्ट उन्होंने कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया डॉस्टोवस्की ने। अब ये मार्केस भी दिखाते हैं। मार्केस कैसे दिखाते हैं, मार्केस ने 100 Years of Solitude में बनाया एक कैरेक्टर जोस बुंदिया। वो उतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके जो फादर थे वो बड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे। तो जो जोस बुंदिया है वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि भाई जब वो कहीं जाता है, घर वर में एंटर करता है तो पूरा घर हिलना शुरू हो जाता है, पूरा घर काँप रहा है। वो घर इसलिए काँप रहा है क्योंकि फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है। लोग देख के हैरान हो जाते हैं, अकेले ही मतलब बड़े बड़े जानवरों को से लड़ जाता है। तो फिजिकली उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग जोस बुंदिया? क्योंकि उसके फादर स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली, तो वहाँ से पास ऑन हुआ। दूसरा जो उसका भाई है ऑरिलियानो एक ऐसा बंदा है, उसके पास सक्सेस है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी जंगें जीत के आ गया है, लेकिन वो बड़ा अकेला अकेला रहता है, दुनिया से कटा कटा रहता है। वो कहता है मुझे अकेले रहने दो यार, मुझे साइड में छोटा सा कमरा दे दो, मैं उसमें रहूँगा जाके। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके जो फादर थे ऑरिलियानो के, वो भी ऐसी थे। उन्होंने भी, उनके पास बहुत कुछ था, नॉलेज थी, ये था, उन्होंने पूरा अपना नया टाउन बनाया, लेकिन फिर भी अकेले में रहते थे। अकेले में रहने का उनको शौक था। तो सॉलिट्यूड में तो वो भी रहते थे।
इसीलिए वो चीज़ उस लड़के के अंदर भी आ गई, ऑर्लियानो के अंदर, वो भी सॉलिट्यूड में रहता था। तो आप इस पॉइंट को समझिए कि ये वाली जो चीज़ें हैं, तो गार्सिया मार्केस भी दिखा रहे हैं कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी पास ऑन हो रही है, और जो सॉलिट्यूड में रहने का जो एक, कई लोग होते हैं ना जो आप बोलेंगे कि बड़े लोनली रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना पसंद है, वो नहीं, जिसको आप कह देते हो कई लोग शायद बहुत हाईली इंट्रोवर्ट है, भाई इसमें जेनेटिक्स का रोल है। एक्सट्रोवर्जन में भी जेनेटिक्स का रोल है। कई लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको पूरे टाइम लोग ही लोग चाहिए अपने आसपास, ठीक है। कई मिक्सर होते हैं, ज़्यादातर लोग मिक्सर होते हैं। कई लोग होते हैं ऐसे जेनेटिकली बिल्ट हैं, भाई उनको नहीं समझ में आता कि दुनिया बैठे उनसे पूरे टाइम दिमाग मारती रहे, वो इरिटेट हो जाएंगे। और जो एक्सट्रोवर्ट है उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या आदमी है, वो कहेंगे तो ये बात नहीं करता, भाई वो बात नहीं करता, वो बना ऐसा, इस बात को समझो। तो लिटरेचर ये समझाने की कोशिश कर रही, कई लोग अब एक्जैक्टली वो वर्ड यूज़ नहीं करते जेनेटिक्स, बट वो शो करते हैं कि ऐसा इंसान इसलिए क्योंकि पीछे उसके पूर्वज ऐसे हैं। तो पूर्वजों का तो रोल है, आप उसको हटा नहीं सकते। और इनफैक्ट अपने आप को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आप अपने फैमिली की हिस्ट्री को समझें। अब देखें आपके नानको दादको में लोग कैसे हैं, नाना साइड में और आपके दादा साइड में लोग कैसे हैं, समझो उस हिस्ट्री को ट्रेस करो। सो यू विल गेट टू नो आपके अंदर उनकी स्ट्रेंथ भी पास ऑन होती है, आपके अंदर उनकी वीकनेस भी पास ऑन हो रही है, सब कुछ पास ऑन हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। तो बहुत चीजें पास ऑन हो रही है, खाली फिजिकलिटी नहीं। अभी तो हम सिर्फ फिजिकलिटी के टर्म्स में समझते हैं कि आदमी फिजिकली स्ट्रांग है या हमें कोई बीमारी हो रही है तो पीछे से कनेक्शन है, लेकिन हम मेंटल नहीं समझते, हमारी जो साइकोलॉजिकल है इनर साइड, हम उसको नहीं समझते कि वो भी वहां से पास ऑन हो रहा है। तो उसको समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पास को समझें, क्योंकि वहां से आपके प्लस भी आ रहे हैं और आपके माइनस भी आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग प्लस को तो ग्लोरीफाई करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, वो भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं आपके अंदर, दोनों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव समझेंगे अपने आप को तो आप बेटर समझ पाएंगे अपने आप को। फिर आ जाता है, ये मैंने आपको बता दिया जेनेटिक्स वाले कंपोनेंट दोनों, डॉस्टोवस्की और गार्सिया मार्केस। अब हम बात करेंगे कि एंडिंग्स ये किस तरह से दिखाते हैं। डॉस्टोवस्की और मार्केस में बोलूंगा दोनों ही ट्रेजिक एंडिंग दिखाते हैं। मतलब कोई ऐसे आपको पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि आपको बहुत होप मिल रही है, चाहे वो ब्रदर कामजो हो, वहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और चाहे वो आपका ये इनका इडियट वाला वर्क है, वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, बड़ी ट्रेजिक एंडिंग है। बार बार आप देखेंगे जो अजीब सा एंडिंग निकल के आई है, आप जो सोच रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया ना कि हमें हमेशा देखो, आपका जो सिनेमा आपको हमेशा पॉजिटिव एंडिंग दिखाता है, क्योंकि इंसान को होप चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। होप नहीं मिलेगी तो आदमी पागल हो जाएगा, पागल हो जाएंगे आप, लाइफ में सफरिंग इतनी है, लोग पागल हो जाएंगे। तो इसलिए सिनेमा आपको पॉजिटिव एंडिंग दिखा रहा है, बहुत सारा लिटरेचर भरा पड़ा है पॉजिटिव एंडिंग से, सेल्फ हेल्प पूरा पॉजिटिव एंडिंग से भरा है, और आदमी पॉजिटिव सुनना भी चाहता है, हाँ से होप मिलती है। लेकिन भाई डॉस्टोवस्की ऐसा आदमी नहीं है, ना ही मार्केस ऐसा आदमी है, वो तो जैसा हो रहा है उसको वैसे ही दिखा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी जो एंडिंग्स हैं वो ट्रेजिक हैं, और गार्सिया मार्केस के भी एंड में उसमें ट्रेजिक एंडिंग निकल के आती है। उनकी 100 Days of Solitude में एंड में पूरी की पूरी जो पूरे के पूरे जो वंश हैं पीछे चली आ रही है, जो ब्लड लाइन्स चली आ रही है, 7 पीढ़ियों की सारी खत्म हो जाती है, जो टाउन है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसी इसके में भी है। डॉस्टोवस्की के ब्रदर कामजोव में एक भाई जेल चला गया, एक भाई को दौरे पड़ गए, एक भाई का, ठीक है, एक एलेक्सी इज द विनर, बट सेकंड पार्ट भी लिखना चाहते थे डॉस्टोवस्की ब्रदर कामजोव का, यही बता दूं। उसमें वही दिखाने वाले थे कि जो एलेक्सी है वो सिनर बनता, वो जाके रशिया का जो राजा होता है जार, उसका वो कत्ल करता, ठीक है। तो उसको सिनर दिखाने वाले थे डॉस्टोवस्की एलेक्सी को, ब्रदर कामजोव 2 में, लेकिन उससे पहले उनकी डेथ हो गई। खैर जो भी है, कहानी की ट्रेजिक एंडिंग है। इडियट में भी प्रिंस मिश्किन को दौरे पड़ गए हैं, और जो मेन उसमें फीमेल कैरेक्टर है नस्तेन का, उसका मर्डर कर देता है, उसी का आशिक रोगोजिन। तो ट्रेजिक एंडिंग्स है, आपको ऐसी कोई बहुत पॉजिटिव होप एंडिंग्स नहीं मिलती, ट्रेजिक एंडिंग दिखाते हैं। हाँ, लेकिन ये था कि कुछ वर्क इनके ऐसे हैं दोनों के जिसमें थोड़ा पॉजिटिव आपको एंडिंग्स मिलती हैं, जैसे कि स्पेशली गार्सिया मार्केस का जो लव इन द टाइम ऑफ क्लोरा है, उसमें पॉजिटिव एंडिंग है। उसमें जो लवर्स हैं वो फाइनली 50 साल बाद वो रीयूनाइट होते हैं, और उनको वापस प्यार दिखाया गया और नाव में जा रहे हैं, दे आर टुगेदर, तो ये दिखाया गया। तो कई जगह ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ट्रेजिक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो जैसा है रियलिटी को दिखाते हैं। कि देखो हमें क्या, हम चाहते हैं रियलिटी हमारे हिसाब से हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, और कुछ लोगों की लाइफ में दे आर वेरी वेल ब्लेस्ड, अच्छे हैं, उनके साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप देखेंगे ज़्यादातर जो रियलिटी है वो बहुत मिक्स्ड है, जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसे नहीं होती हैं, आपको चीज़ें मिलती हैं। ये एक मैंने हरुकी मुराकामी का स्टेटमेंट पढ़ा था, जापानीज राइटर, अच्छी लगी मुझे बात, मैं उसको कोट करूँगा। वो कहते हैं ज़िंदगी में जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, पर वो वैसे मिलेगा जैसा आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप एक्सपेक्ट करोगे कि कोई मेरी महबूबा है वो मुझे मिलेगी, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो प्यार तो मिलेगा, पर हो सकता है वो महबूबा ना मिले, किसी और फॉर्म में मिल जाए। और ये बात भी बोली जाती है, सच्चा प्यार ही वो होता है, सच्चा प्यार टिकता ही तब तक है जब तक वो आपको नहीं मिला, वो मिल गया तो वहाँ प्यार खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है, चलो अब अलग इस पर बात करते हैं। ये एंडिंग्स के बारे में बात करी, थीम्स, इनकी कहानियों में थीम्स क्या रहती है, दोनों की बात करूँगा। दोनों ही एग्जिस्टेंशियल थीम्स पे लिखते हैं, ठीक है।
दोनों ही लॉस पे लिखते हैं कि आदमी को पर्सनल लॉस जब होता है कि डेथ होती है तो कैसे उसको करता है, और डेथ दोनों की ही कहानियों में एक बहुत सेंट्रल थीम है। क्यों है सेंट्रल थीम? डॉस्टोवस्की ने तो खुद डेथ को बियर किया था सामने, उनको मारने का वो था, आदेश था, ऑर्डर था, लेकिन एंड टाइम पे वो बोलते हैं कि भाई जो जार थे वो सिर्फ एक ऐसी मजाक कर रहे थे, आपको छोड़ दिया गया है। बाद में फिर उनको मारते नहीं है जान से, फायर करने वाले थे, लेकिन फिर उनको साइबेरिया में जेल में भेज दिया जाता है। तो भाई उस डेथ के मोमेंट्स पे तो डॉस्टोवस्की को तो जो एक समझ लो नियर डेथ एक्सपीरियंस जो हुआ, उसके बाद तो डॉस्टोवस्की की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। वो कहते हैं सबसे बड़ा जो मेरी लाइफ में जो चेंज आया था वो उसी टाइम पे आया था। एक सेकंड में मेरे को दुनिया अलग दिखाई देना शुरू हो गई थी उस मोमेंट के बाद। तो डेथ उनकी कहानी में हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, और एंड में होता ही है कि आप देख लो हर कहानी में उनके जो मेजर वर्क है उसमें डेथ ही हो रही है। चाहे इडियट उठा लो, हीरोइन मर गई, ब्रदर कामजो उठा लो, वो बाप मर गया, लड़का था सिमरडिकॉव वो भी खुदकुशी कर लेता है। तो डेथ तो है, डेथ हमेशा ही लिंगर अपॉन कर रही है बैकग्राउंड में डॉस्टोवस्की के वर्क में, क्योंकि आप डेथ को हटा नहीं सकते। डेथ हाईली अनसर्टेन है। वो बार बार बता रहे हैं कि हाँ पोस्टपोन करते हो लाइफ को, लेकिन डेथ इज अनसर्टेन, इट्स ऑलवेज देयर। डेथ आपके हिसाब से नहीं चलती। आदमी प्लान बना रहा है, आदमी पूरी जिंदगी करता है। ये जो दुनिया है ये क्यों है, हमने ऑर्डर बना लिया सोसाइटी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, में स्ट्रेस आता है। रॉबर्ट स्पॉल्स्की हैं, बहुत बड़े न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं स्टैनफोर्ड के, वो लिखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा, उन्होंने किताब लिखी है वाई ज़ेब्रास डोंट गेट अल्सर। ज़ेब्रा को अल्सर इसलिए नहीं होता जो ज़ेब्रा होता है क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पाता, इमेजिनेशन कर नहीं पाता। इमेजिनेशन की ताकत जो है बड़े लेवल पे, थोड़ा बहुत तो कुछ एनिमल्स में भी देखी गई है, लेकिन बड़े लेवल पे जो इमेजिनेशन है वो इंसान के पास ही है। तो अब इंसान इमेजिन करता है तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इमेजिन करता है, पर वो ज़्यादातर टाइम स्ट्रेस में भी रहता है। और स्ट्रेस क्यों होता है? रॉबर्ट स्पॉल्स्की कहते हैं स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आपको अनसर्टेनिटी हो, और डेथ एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। और हमने पूरी ज़िंदगी यही करा, हमने सोसाइटी में हमने क्या करा है, स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया है? क्योंकि नेचर ने तो क्योस दे दिया है। नेचर एक क्योस है, नेचर कोई मतलब नहीं है। तो आपने एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करी है इस क्योस में, लेकिन ऑर्डर तो बना दिया, फिर भी अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद है, जिसको आप बोलते हो लक फैक्टर। तो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी डेथ है। आप सोच के चल रहे हो मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मैं मार्स पे जाऊंगा, वहां जाऊंगा, आप अगले दिन गायब हो गए, आप मरी गए, हो गया काम आपका 2 सेकंड के अंदर। तो डेथ अनसर्टेन है, डेथ किसी की भी कभी भी हो सकती है। आदमी सबसे बड़े भ्रम में जीता है कि वो पता नहीं कितना लंबा जिएगा, बहुत लंबा जिएगा, ये हम सबके अंदर एक भ्रम है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ डेथ के बारे में कंटिन्यूसली वो आपको वार्न करते हैं डॉस्टोवस्की, इट इज़ देयर, इट कैन स्ट्राइक एट एनी मोमेंट, सो इट्स बेटर कि आप उसका ध्यान रखें। अब ये चीज़ गार्सिया मार्केस के उसमें भी आती है। भले ही आपको दिखाई देगा रोमांटिक लव है, सब कुछ है, कहानी में रोमांटिक लव है, लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा में, और 100 Years Solitude में भी कई जगह स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड में वॉर चल रहा है। 100 Years Solitude में वॉर चल रहा है कंटिन्यूसली, वहाँ वॉर भी होते हैं, बहुत सारे जंग भी चल रही हैं। और लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा में भी फ्लोरेंटीनो फर्मिना का प्यार भी है, बट साइड में कोलेरा फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं। उसमें दिखा है नदी में होती है, वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, इंसानों की लाशें सड़ रही हैं। तो आप समझिए डेथ वहाँ पे भी है। तो चाहे डॉस्टोवस्की हो, चाहे गार्सिया मार्केस हो, डेथ रहती है, बैकग्राउंड में डेथ रहेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी भी ऐसी है। आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह तैयार होकर जा रहा हूँ और मैं ऑफिस जाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, मेरा पैकेज 20 के 50 लाख का हो जाएगा, वो हो जाएगा, मालूम पड़ा आपका काम हो गया। ऐसा हुआ है ना, लोग बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अटैक पड़ा, हो गया काम, कार्डियक अरेस्ट, बैठे हुए खड़े हुए अटैक पड़ा, स्ट्रोक आया, हो गया काम, आप गए एक्सीडेंट हुआ, हो गया काम। होता है ना, आपको लगता है कि आपके साथ नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है जब भी कोई दूसरा मरता है ना, हमें लगता है दूसरा मर रहा है, हम थोड़ा मरेंगे। पहली बार आपको डेथ का एहसास तब होता है कि आपके अंदर कुछ मरा है, जब आपका कोई चला जाता है, आपको कोई लव्ड वन जाता है ना, तब आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ मर गया। पहली बार आपको डेथ का एहसास तब होता है, पहली बार, वो भी, लेकिन कुछ टाइम लोग भूल जाते हैं। हम ऐसे जीते हैं, डेथ है नहीं। और सबसे बड़ा ब्लंडर ही हमारा ये है जिंदगी का कि हम जीते ही ऐसे हैं जैसे डेथ है नहीं, पर डेथ हमेशा है। तो ये गार्सिया मार्केस और डॉस्टोवस्की दोनों आपको रियलाइज करवाएंगे, बार बार कराएंगे, एग्जिस्टेंशियल थीम्स है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस हो जाएं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ज़िंदगी जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में, इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया बंदा है, उसकी फिलॉसफी ओशो की है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वो जेन फिलॉसफी है। लेकिन जो मुझे लगा सबसे सही लगा, प्रेजेंट मोमेंट में आप जिए, ठीक है। कल के बारे में नहीं कहता हूँ बिल्कुल ही आदमी वो हो जाए कि उसको साइड में कर दे, आप सोचें, लेकिन ऑब्सेस ना हो जाए। कई लोग क्या होता है, इतने ऑब्सेस्ड हैं, वो कल करते रहते हैं, प्रेजेंट में जीते ही नहीं है, और वो कल आता नहीं है, आदमी ऊपर पहुंच जाता है। तो भाई थोड़ा बहुत कल के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि मैं अब आगे से, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद का प्लान बना रहे हो। यार 10 दिन का पता नहीं आदमी का, 10 मिनट का नहीं पता आपका, समझ रहे हो। ये जिंदगी कैसी है, लहरें हैं, समुद्र में लहरें उठती है ना, तो किसी की लहर ऊपर उठती है, ज़्यादा ऊंची उठेगी, किसी की लहर कम ऊंची उठेगी, किसी को सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, नाम ज़्यादा मिलेगा, शोहरत ज़्यादा मिलेगी, किसी को सक्सेस कम मिलेगी। समुद्र की लहर की तरह है इंसान, कोई बिल्कुल ऊपर जाएगा सक्सेस में, कोई इतना ऊपर नहीं जा पाएगा। कोई लहर बहुत लंबी जाएगी, बहुत लंबा जिएगा, कोई लहर इतनी लंबी नहीं जाएगी, छोटी ही रह जाएगी। कोई
जल्दी चला जाएगा ऊपर। लेकिन कोई नहीं जानता कि जो लहर आपकी है समुद्र की कितनी ऊंची बनेगी, वो कितनी दूर जाएगी, ये कोई नहीं जानता। कोशिश कर सकते हो, कोशिश करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि हम बिल्कुल ही नाइलिस्टिक हो जाए कि भैया डेथ ही होगी। भाई डेथ रियलिटी है, लोग कहते हैं डेथ रियलिटी है, तो लाइफ भी तो रियलिटी है। ये जो अभी जिंदा हो ये भी रियलिटी है, ये भी उतनी ही रियलिटी है, ठीक है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट गेट ऑब्सेस्ड विद डेथ, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि डेथ है और डेथ हो सकती है। बट इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन इसलिए था कि प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है, उसको जिए आप, ये नहीं भाग जाएं, डर लग जाएं, डिप्रेस हो जाएं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि डेथ है तो उसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसको ठीक से जीना है। ये मतलब है इनकी दोनों का अगर आप निकालोगे वर्क का। फाइनली मैं बोलूँगा दोनों के वर्क में डॉस्टोवस्की के जो सीन्स होते हैं, डॉस्टोवस्की इज मोर टूवर्ड्स सीन को बहुत डिटेल में बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सीन बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे उनको, जबरदस्त सीन के मामले में इतने लंबे लंबे सीन बनाएंगे, इतना डेप्थ में चले जाएंगे। ये डॉस्टोवस्की के सीन्स होते हैं। लेकिन जो गार्सिया मार्केज के जो सीन्स हैं वो उतने लंबे नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं। उनके सीन्स थोड़े जो है कंसाइज है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका है वो बड़ा पोइटिक है, बड़ा ऐसा लगेगा सिंबॉलिक है, बड़ा उनकी लैंग्वेज फ्लावरी लैंग्वेज है, ऐसा लगता है फूल महक रहे हैं, किताब पढ़ेंगे मजा सा आएगा। पोइटिक लैंग्वेज है और इनकी गार्सिया मार्केज की। डॉस्टोवस्की की लैंग्वेज सिंपल है, प्लेन है, कुछ जगह थोड़ा बहुत यूज करते हैं पोइटिक टर्म्स, लेकिन ज़्यादा वैसा नहीं है। वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जो मैं कहानी लिख रहा हूँ वो बहुत डिटेल हो, बहुत बड़ी कहानी हो, बहुत बड़ी हो, ठीक है। सीन इतना डिटेल्ड हो कि आपके अंदर बैठ जाए, कैरेक्टर बैठ जाए, सब कुछ बैठ जाएगा आपके अंदर, जिंदगी भर आप याद रखोगे। इतना जबरदस्त वो उसको डिटेल में करते हैं, पावरफुल तरीके से डिटेल में, ऐसा नहीं फालतू बस लगे हुए हैं, बढ़िया तरीके से। गार्सिया मार्केज ऐसे नहीं है, बहुत बड़े डिटेल उनकी। आप देख लो ब्रदर कामज़ो 1000 पेज से ऊपर की है, 100 Years Solitude कंपैरेटिवली उसकी 1/3 भी नहीं है, मुश्किल से 1/3 होगी। लेकिन उस 1/3 को लेंथ पे मत जाओ भाई, बहुत कुछ कवर कर दिया उस आदमी ने, बंदे ने बहुत कुछ कवर किया है, और उतने में ही प्रिसाइज लिख के बड़ी ही पोएटिक स्टाइल में, कि पोएट की तरह लिखता है वो आदमी। मैंने बोला ना फ्लावर महकते हैं, पर्सनल लाइफ भी ऐसा ही है, ठीक है। चलो अब पढ़ने की एक चीज़ है ईज, आसान कौन है पढ़ना? डॉस्टोवस्की आसान है। लिखा डॉस्टोवस्की ने रशियन में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, और गार्सिया मार्केज ने लिखा था स्पेनिश में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। दोनों ही ट्रांसलेशन वर्क है, ओरिजिनल वर्क नहीं है। बट जितना मुझे लगता है, देखिए मेरी इंग्लिश तो बहुत ही टूटी फूटी सी है, मैं प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं कर पाता। बहुत लोग बोलते रहते हैं आप ये ऐसे बोलते हो, वो ऐसे बोलते हो। यार देखो, मेरा काम है स्टोरीज सुनाना, और मेरा दिमाग चलता है कैरेक्टर्स में, वो कहानियों में, कहानियाँ बन कैसे रही हैं, कैरेक्टर कैसे बन गए, मेरा दिमाग उसमें चलता है। मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता वर्ड्स पे और उस पर। मैं करा भी है कई बार टेक्निकलिटीज़ पे, ये कैसे बोलना है, वो कैसे बोलना है, एन कैसे बोलना है, एस कैसे बोलना है, मैं भूल जाता हूँ ना, मैं उसमें दिमाग नहीं मारता। मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे नेचर ने स्ट्रेंथ दी है वो कहानी सुनाने की है और डिटेल में सुनाने की है, उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरी इंग्लिश तो बहुत टूटी फूटी सी है, बड़ी ख़राब सी इंग्लिश है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को डॉस्टोवस्की आसान लगता है पढ़ने में, मार्केज मुश्किल है, पढ़ने में मुश्किल है, पोइटिक है बट मुश्किल है, लाइन्स ईजी नहीं है, टफ है। पर मैं क्या करता हूँ, मुझे जब समझ में नहीं आता, मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, फोटो खींचता हूँ, पेज है उसकी फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींच के अपनी फ़ोटो गैलरी में आपकी आ गई फ़ोन के, उसको टेक्स्ट को कॉपी कर लो, टेक्स्ट को कॉपी करके ChatGPT पे चले जाओ, उसको लिख दो कि इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, ट्रांसलेट हिंदी में कर दे, देवनागरी स्क्रिप्ट में कर दे, इंग्लिश में कर दे जो हम बात करते हैं, या पैराफ्रेज कर दे बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। तो उसको टेक्स्ट को अपने हिसाब से करवा लो ट्रांसलेट, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसको पढ़ लो, फिर ओरिजिनल पढ़ो। ओरिजिनल पढ़ना भी जरूरी है, खाली ये नहीं ट्रांसलेशन पढ़ लिया, क्योंकि ट्रांसलेशन पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाएगा एसेंस को, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या बात हो रही है, क्या कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल फिर पढ़ना, उस ट्रांसलेटेड वर्जन को पढ़ने के बाद फिर आप ओरिजिनल पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हिंदी में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, मैंने हिंदी के पढ़े नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। किसी ने अगर हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़े नहीं है, मैंने इंग्लिश का ही पढ़ा है। और इस तरह से जब मुझे समझ में नहीं आता तो मैं वहाँ पे मैं AI का यूज़ कर लेता हूँ, ChatGPT का, जिसका भी करना चाहते हो, क्लॉड भी है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो ये था यार, आज बहुत मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, क्योंकि ये दोनों ही राइटर्स मतलब मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं, मेरे सपनों में भी आ जाते हैं, ठीक है। और मतलब मैं क्या होता है, खाली कहानियाँ नहीं पढ़ता इनकी, मैं इनकी बायोग्राफीज ही पढ़ता हूँ, तो ये मतलब दे गेट इनसाइड मी। तो मैंने बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि आप ये बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, ये राइटर कवर करें, ये राइटर कवर करें। हर राइटर की एक ब्यूटी होती है, बट मुझे सबसे ज़्यादा जो टच किया है वो उन्होंने किया है। और मेरी क्या आदत है, मेरी एक फितरत है मेरी, कि मैं चीज़ों को ना डेप्थ में जाता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैं इतनी वाइड उस पर बात नहीं कर पाऊँगा, इतनी डेप्थ में, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जिसको मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं डिटेल में पढ़ूँ। कई लोग ऐसे होते हैं साल की 50 किताबें पढ़ते हैं,
कि हफ्ते में एक किताब पढ़ें और ये पढ़ें, मैं नहीं पढ़ पाता। मुझे तो एक किताब पढ़ने में ही कम से कम 20 दिन लगते हैं मिनिमम, अगर वो पतली किताब है। लवेंडर टाइम कैलोरा को पढ़ने में 20 दिन लगे, जबकि वो इतनी कोई मोटी किताब नहीं है, ठीक है, कंपैरेटिवली। बदर कामजोफ तो तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, 6 महीने लगते हैं किताब पढ़ने में, बिकॉज आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एक एक पेज पर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। मैंने पढ़ने का तरीका यह है कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है और मुझे कुछ लाइन अगर अच्छी लग गई, अगर वो मेरे अंदर चली गई लाइन, मैं तो पी जाता हूँ फिर उसको, फिर मैं आँख बंद कर लूँगा और सोचता रहूँगा फिर कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर ने क्या बोला, उसने कैसे बोला, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया। आई वर्क लाइक दैट। मुझे इस तरह की मैडनेस पसंद है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ऐसे हो जाए, बट मुझे आई एम बिल्ड लाइक दैट, ठीक है। तो जो है वो आपके सामने डिटेल में डिस्कशन किया। मुझे बताना, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। शायद बीच में मैंने भी चीज़ अपनी ज़्यादा इनपुट्स दे दी हैं, ठीक है, ज़्यादा ही ज्ञान हो गया, बट था जो भी था। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे अंदर है और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आप तक शेयर कर दूँ, एक्सप्रेस कर दूँ। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बाकी इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।